द आर्क ऑफ द एलियन कवेनेंट। द आर्क ऑफ द एलियन कवेनेंट वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स में से एक माना जाता है। बाइबल के अंदर आर्क वुडन चेस्ट से कवर्ड एक बॉक्स में रखा गया है जो बाहर से सॉलिड गोल्ड का बना हुआ है। कहा जाता है कि आर्क के अंदर 2 टैबलेट्स मौजूद हैं जिसके अंदर 10 कमांडमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। ये लास्ट टाइम सोलोमन्स टेम्पल में बेबीलोनियन के अटैक से पहले देखा गया था जो कि जेरूसलम में 597 से 586 बीसी के बीच में हुआ था। उसके बाद से लेकर आज तक आर्क एक मिस्ट्री बना हुआ है क्योंकि इसके बाद आज तक कभी भी इस आर्क को नहीं देखा गया। कुछ हिस्टोरियन तो ये भी कहते हैं कि आर्क ऑफ द कवेनेंट एक एडवांस पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके अदर सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करने में आसानी होती थी। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब इस आर्क को ओपन किया जाता है तब इसमें से कोई इमेज अपीयर होती थी लाइक अ होलोग्राम जो कि एकदम लाइव होती थी। वैसे तो आपको सबको पता है कि गोल्ड का स्मार्टफोन में यूज होता है ताकि लॉन्ग डिस्टेंस पर आसानी से बात की जा सके, तो मे बी कॉस्मोस में एलियन से बात करने के लिए शायद इसको बनाया गया होगा। लेकिन आज ये कहाँ पर है इसका पूर्ण रूप से पता नहीं चल पाया है। क्या आपको भी इस आर्क के बारे में कुछ मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लुकिंग टू द स्टार्स। दोस्तों, एक बहुत बड़ा फैक्ट ये भी है कि वेटिकन हमेशा से एलियन लाइफ में इंटरेस्टेड रही है। इसके लिए वेटिकन के पास अपनी एक खुद की प्राइवेट ऑब्जर्वेटरी भी मौजूद है जिसको इनके खुद के एस्ट्रोनॉमर यूज में लेते हैं। गैलीलियो के टाइम से एलियन लाइफ पर रिसर्च होती थी और गैलीलियो को इसी रीजन की वजह से जेल में डाल दिया गया था। एक थ्योरिस्ट जिनका नाम है जोस गैब्रिएल फ्यून्स जो कि वेटिकन में एक एस्ट्रोनॉमर के रूप में काम करते हैं। इनका कहना है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर दूसरे सिविलाइजेशन होने के काफी सीरियस पॉसिबिलिटीज हैं। फ्यून्स ज्यूसाइड्स के प्रीस्ट भी थे जो कि फिजिस्ट, बायोलॉजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर की टीम को लीड करते थे जिनका काम कॉस्मोस और आउटसाइड यूनिवर्स लाइफ के ओरिजिन का पता लगाना था। यहाँ के कैथोलिक चर्च पहले आउटसाइड लाइफ को नहीं मानते थे और जो कोई भी ये कहता था कि अर्थ के अलावा भी कोई और सिविलाइजेशन हो सकती है तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। सेम इसी रीजन की वजह से गैलीलियो को भी जेल में डाल दिया गया था। यहाँ के कैथोलिक चर्च ने सन 1600 में सेम इसी रीजन के कारण एक फेमस फिलोसोफर जिर्डानो ब्रूनो को भी जलाकर मार दिया था क्योंकि वो भी ये दावा करते थे कि हमारे सोलर सिस्टम के अलावा भी कोई लाइफ फॉर्म मौजूद है। लेकिन आज के टाइम वेटिकन खुद एलियंस लाइफ को खोजने में लगे हुए हैं क्योंकि अगर वेटिकन खुद किसी लाइफ फॉर्म को सर्च कर लेता है तो वो अपने हिसाब से कोई भी पर्सपेक्टिव सेट कर सकते थे। वैसे मैंने वेटिकन के ऊपर एक पूरा वीडियो पहले बना रखा है जिसमें मैंने फुल डिटेल्स में वेटिकन का क्या एलियन से कनेक्शन है उसके बारे में बताया है। वीडियो का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये वीडियो आसानी से देख सकते हैं। एलियंस इन द वेटिकन। 2016 में हैकर्स के ग्रुप ने जॉन पेडेस्टा के प्राइवेट ईमेल अकाउंट को हैक कर लिया था जो कि हिलेरी क्लिंटन के कैंपेनिंग चेयरमैन थे। हैकर्स ने इसलिए इस ईमेल को हैक किया था ताकि हिलेरी के खिलाफ कुछ डर्टी सीक्रेट मिल जाए जिसे बाद में हिलेरी के खिलाफ इलेक्शन में काम में लिया जा सके। लेकिन इस ईमेल में हैकर्स को तो कुछ और ही मिल गया था जिसकी उन्होंने आशा भी नहीं की थी। इनमें से कुछ ईमेल में तो ये भी देखा गया है कि वाशिंगटन के कुछ पावरफुल लोग एलियंस की एग्जिस्टिंग के बारे में जानते थे। इनमें से एक ईमेल जून 25, 2014 में जो कि पेडेस्टा और नासा एस्ट्रोनॉमर एडगर मिशेल के बीच में था। इसमें यह कोट किया गया था कि पेडेस्टा रिक्वेस्ट कर रहा था एडगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में डिस्क्लोज किया जाए ताकि अर्थ का इससे कुछ भला हो। दोस्तों, एलियन लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स में सबसे ज्यादा इसी ईमेल को ऑथेंटिकेट माना जाता है। लेकिन फरवरी 2016 में एडगर मिशेल की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई ये कोई नहीं जान पाया। गार्डियन एंजल्स एंड यूएफओज। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि जीसस के क्रूसिफिक्शन के टाइम एलियंस मौजूद थे। ये थ्योरी एक फेमस पेंटिंग की वजह से सामने आई थी। ये पेंटिंग आज जॉर्जिया में मौजूद है। जैसा कि पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि जीसस के पास 2 अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक ऑब्जेक्ट रेड है तो दूसरा ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का है। ये दोनों ऑलमोस्ट फ्लाइंग जेलीफिश के जैसे नजर आते हैं। ये कैथेड्रल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। कहा जाता है कि ये पेंटिंग 11वीं सेंचुरी में बेंजाइंटाइन पीरियड में बनाई गई थी। रिलीजियस स्कॉलर कहते हैं कि ये कोई जेलीफिश नहीं बल्कि कोई यूएफओ ही है। एंड्रयू गोल्ड जो कि ईस्टर ऑर्थोडॉक्स आर्ट के एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि रेड एंड ब्लू ऑब्जेक्ट सन और मून को दर्शाते हैं, न कि किसी यूएफओ को, क्योंकि बेंजाइंटाइन आर्ट वर्क में हर पेंटिंग में सन और मून को दिखाया गया है।
जेस्यूट्स एंड एरिया 51। जेस्यूट सोसाइटी पिछले कुछ दशकों से गायब हो गई है, या यूं कहें कि लोगों की नजर में वो नहीं आती। 1540 में इस सोसाइटी का गठन किया गया था, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के ऑर्डर को फॉलो करती थी। इस सोसाइटी का काम सिर्फ रिफॉर्मेशन और क्राइस्ट के बारे में पूरे वर्ल्ड को बताना होता था, या यूं कहें कि ये एक रिलीजियस सोसाइटी थी। इनका हेडक्वार्टर रोम में मौजूद है। ये आज 112 देशों में फैली हुई है। दोस्तों, इस सोसाइटी के इर्द गिर्द कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घूमती रहती हैं। धीरे धीरे ये सोसाइटी रिलीजियस सेक्टर को छोड़ पॉलिटिक्स सेक्टर में घुस गई और इनका एंड गोल ग्लोबल डोमिनेशन के लिए अलायंस करना ही बन गया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 17वीं शताब्दी में हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे ही इसी सोसाइटी का हाथ था, और तो ये भी कहा जाता है कि टाइटैनिक को डुबाने के पीछे भी इसी सोसाइटी का हाथ था। जेपी मॉर्गन ने 1910 में जेस्यूट्स के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें दो पार्टीज म्यूचुअल एग्रीमेंट पर राजी हो गई थी। एग्रीमेंट ये था कि दोनों पार्टीज सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए इनको कुछ और पावरफुल लोगों से भी पीछा छुड़ाना था, जिसमें फेमस बिजनेसमैन इसिडोर स्ट्रस एंड बेंजामिन गुगनहेम थे। कहा जाता है कि इसी सोसाइटी ने यही प्लान बनाया था कि टाइटैनिक को डुबाया जाए, और उस वक्त जब ये दोनों लोग उसमें मौजूद हों। और तो और कुछ लोग तो इस बात पर भी बिलीव करते हैं कि जो रोजवेल क्रैश हुआ था उसमें भी इसी सोसाइटी का कुछ इम्पोर्टेंट रोल था, लेकिन आज तक ये थ्योरी प्रूव नहीं हो सकी। इसका मतलब ये भी नहीं कि ये ट्रू नहीं है। आज के टाइम कुछ भी पॉसिबल है। एलियन प्रीस्ट एंड द मोनालिसा। लियोनार्डो दा विंसी एक बहुत फेमस पेंटर माने जाते हैं। उन्होंने जितनी भी पेंटिंग बनाई है उनमें हमेशा कुछ ना कुछ सीक्रेट मैसेज छोड़ा है, क्योंकि विंसी हमेशा अपनी पेंटिंग में सीक्रेट मैसेज छोड़ के जाते थे। सिर्फ एक्सपर्ट ही उसे पहचान पाते थे। सेम टू सेम ऐसा ही मोनालिसा की पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मोनालिसा की पेंटिंग को ऐसे ही देखेंगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप इस पेंटिंग की मिरर इमेज में देखेंगे तब आपको एक एलियंस टाइप फिगर भी बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा। कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में विंसी कुछ सालों के लिए गायब हो गए थे और एक गुफा में चले गए थे, और तो जब कुछ सालों के बाद वो गुफा से बाहर आए तो वो बहुत ही तेज दिमाग वाले बन गए थे। उनको हर फील्ड का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था, चाहे वो मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग हो या फिर पेंटिंग। तभी तो उनके हर आर्ट वर्क में आपको कुछ ना कुछ सीक्रेट मैसेज देखने को जरूर मिलेगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि विंसी का सामना उस गुफा में एलियन से हुआ था, और उनके द्वारा दिए गए नॉलेज की वजह से ही विंसी इतने तेज हो गए थे। ऐसे आपको क्या लगता है कि विंसी का क्या एलियन से सच में सामना हुआ था? दोस्तों, अगर आपको कुछ भी इसके बारे में मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने फेमस पेंटिंग्स और उनके एलियन सीक्रेट के बारे में बताया है, तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करके भी वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।